साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। और आज चार धाम यात्रा का जो है विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार एवं परिवहन मंत्री महोदय एवं यशस्वी लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी के द्वारा आज चार धाम यात्रा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। तो सबका जितने भी देश विदेश से चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन स्वागत एवं अभिनंदन करता है और उनकी सुरक्षित यात्रा हेतु चारों धामों से बाबा केदार, बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी देवी देवताओं से जितने भी हमारे देवी देवता हैं सुरक्षित यात्रा के लिए मनोकामना करते हैं और स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं आपका चार धाम यात्रा उत्तराखंड में। तो साथियों, आज सबसे पहले तो खुशी की बात, परिवहन जगत में खुशी की बात यह है कि हमें काफी लंबे अरसे के बाद परिवहन मंत्री मिले हैं। बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा। इसमें प्रदेश के अंदर लगभग 10 लाख लोग, 2.5 लाख कमर्शियल वाहन रजिस्टर्ड हैं और 10 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पर काम कर रहे हैं। रोजगार, स्वयं का रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं, स्वयं का रोजगार पैदा कर रहे हैं और स्वयं के दम पे जो है काम कर रहे हैं। तो उन सभी का आज चार धाम यात्रा को लेकर जो है अपने होटल, ढाबे वाले जितने भी हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चार धाम यात्रा जिनकी रीढ़ है, तो उनका भी मैं जो हूं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस बार जो यात्रा हो बहुत सुगम और सुरक्षित हो और हमारे जितने भी इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से लेकर, होटल से लेकर, होम स्टे से लेकर, ढाबा से लेकर, ठेली रेहड़ी से लेकर, उन सभी का खूब जो है व्यापार फले फूले और सुरक्षित व्यापार हो, ऐसी मैं भगवान बाबा केदार से, बद्री विशाल से अपेक्षा करता हूँ। साथियों, मुख्य विषय हमारा ये है कि आज चार धाम यात्रा में हमने, हमारी यूनियन ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगातार परिवहन कारोबारियों के वेलफेयर में लगातार नीतियों को लेकर लगातार जो है परिवहन विभाग के साथ एक सामंजस्य बिठाकर काम कर रही है। तो इसी विषय को लेकर आज हमने कुछ मुद्दे रखे हैं परिवहन विभाग के को इस माननीय परिवहन मंत्री जी को हमने पूरी लिस्ट जो है अपनी दी है। तो सबसे पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये डिमांड दी है कि भाई हमारे जो ऋषिकेश में है सबसे ज्वलंत जो समस्या आज है वो है ट्रांसपोर्ट नगर की। तो विगत कई वर्षों से हम लोग निरंतर ट्रांसपोर्ट नगर की मांग कर रहे हैं। परिवहन जितने भी मंचों पे हमारी यूनियन ने ये बात रखी है और सरकार में ये बात चल भी रही है, तो उन्हें आज इसी को लेकर फिर एक बार हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ट्रांसपोर्ट नगर की जो ऋषिकेश की प्रमुख मांग है, क्योंकि ऋषिकेश बिल्कुल सेंटर पैलेस में जो है बस अड्डा है हमारा, जो बस अड्डे का मूल स्वरूप जो है वो बिल्कुल खराब हो गया है। वहीं पे जो है वर्कशॉप है, वहीं पे जो है ट्रांजिट कैंप है, तो यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता वहां पे। और उसके टॉयलेट बाथरूम जो हैं बने हुए, जो यात्रियों के लिए बने हैं, उनमें बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से वो रह नहीं पाता, क्योंकि वहां पे इस टाइप के लोग रहते हैं कि उनको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत, उस माहौल में उसको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत कठिन रहता है। तो जो चीज यात्रियों के लिए बनी है, अब हमारे यहाँ क्या है कि आज जैसे हमारे यात्रा प्रारंभ होगी, तो आज बाहर से जो हमारी बड़ी बड़ी बसें, 52 सीटर बसें हैं, आज 20 बसें आई हैं सपोज, कल 20 आएंगी, परसों 20 आएंगी, नरसों 20 आए, तो 10 दिन तक वो बस वहां खड़ी रहती है, क्योंकि उसका पार्किंग, क्योंकि उसका यात्री जो चार धाम जाएगा तो 10 दिन में आएगा।
तो 10 दिन हमारे यहाँ बसें खड़ी रहती है। उनको खड़ी करने के लिए पर्याप्त जो स्थान हमने जो आईएसबीटी के अंदर बने हुए हैं वो प्रॉपर ढंग से उनका उपयोग हो, और 10 गाड़ी आएंगी तो 20 गाड़ी हमारे यहाँ से जाएंगी, तो हमारी गाड़ी पार्किंग खाली करेगी और जो यात्रा लेके आएंगे वो यहाँ पे खड़ी होंगी। उनका स्टाफ है, यात्री है, रजिस्ट्रेशन को लेकर, इसको लेकर, रुकने से लेकर, फिर जब 4 धाम यात्रा करा गया फिर बस यहाँ से भरेगी तो यात्रा उस टाइम यात्री जो है अपना यहाँ पे रहेगा, अपना खाना बनाएगा। तो उसको व्यवस्था को लेकर एक ट्रांसपोर्ट नगर की मांग हम जो है लंबे समय से कर रहे हैं, और आईडीबीएल में जो जमीन वन विभाग के द्वारा खाली कराई गई है, इस भूमि पे सरकार जो है प्रस्ताव रखे और इसमें एक बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर बने, क्योंकि शहर के एक किनारे अगर ट्रांसपोर्ट नगर रहेगा तो निश्चित है कि जो उस बस अड्डे के आसपास जो लोग इतना जो है समस्याओं का बच्चों को जो स्कूल के आने जाने के सामने 14 बीघा बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, 14 बीघा पुल से लोग बच्चे इधर आते हैं, स्कूल यहाँ से जाते हैं, उनके लिए रास्ते में आना जाना बहुत कठिन रहता है। एक लोकल लोगों की समस्याएं भी हैं और यात्रियों की समस्याएं भी हैं, लोकल व्यापारियों की समस्याएं भी हैं, होटल वालों की भी समस्याएं हैं। जब तुम पहले ही वहाँ जो है ट्रक, बस, इनोवा सब गाड़ी वहाँ भर दोगे तो यात्री आप टूरिस्ट जो है जो उसके आसपास पहुंचेगा सब। तो इसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर की मांग हम लंबे टाइम से कर रहे हैं, और जिस दिन ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा सारे वर्कशॉप वहां शिफ्ट हो जाएंगे, बस अड्डा पूरा खाली हो जाएगा। बस अड्डे का जो मूल स्वरूप है, जिस चीज के लिए बस अड्डा बना हुआ है, तो वो बस अड्डा जो है वहां पे सब लोगों के उपयोग के लिए बेहतर रहेगा, जिसमें जो है क्योंकि यहाँ पे अन्य राज्यों से आने वाली बसें भी हैं और वहां से जो है यहाँ से पहाड़ों में जाने वाली बसें भी हैं, पूरे टिहरी जो है पूरे गढ़वाल क्षेत्र में यहाँ से हमारी बस सर्विस चलती है, उनके लिए भी पर्याप्त स्थान चाहिए। तो इसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन दिया है, और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट नगर ऋषिकेश में बनेगा, और इस पर जो है पर्यटकों के लिए, और बरसात में जो है बरसात के समय के बाद हमने एक मांग भी की है कि जितने भी चंद्रभागा नदी हमारा खाली रहता है उसमें अस्थायी पार्किंग जरूर बनाई जाए, क्योंकि अगर जाम से आपको निजात पाना है तो खाली बैठकों में जाकर अपनी बात रखकर कोई फायदा नहीं है। जब तक उसकी व्यवस्थाएं नहीं हुई तब तक जाम से निजात ऋषिकेश शहर को मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो चंद्रभागा नदी में अस्थायी पार्किंग की भी हमने मांग की है, और राम झूला लक्ष्मण, जब आदमी देखो हमारा मूल ऋषिकेश की मूल पहचान क्या है, अपना जो है त्रिवेणी घाट में आरती होती है, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जो है सेतु पुल, इतने बड़े बड़े हमारे जो है ये विशेष पहचान है उसकी। लेकिन विशेष पहचान तक पहुंचने के लिए जब यात्री को कोई पार्किंग नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शहर का व्यापार भी प्रभावित होगा, और शहर का ऑटो रिक्शा वालों का व्यापार भी प्रभावित होगा, लोकल लोगों का व्यापार भी प्रभावित होगा। तो इस पर ट्रांसपोर्ट नगर की एक बहुत ही, आज ऋषिकेश को जो है ट्रांसपोर्ट नगर की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि सरकार इस पर अपना ध्यान आकर्षित करेगी और ऋषिकेश के मूल समस्याओं को लेकर सरकार इस पे काम करेगी, ऐसा हमें पूर्ण भरोसा और विश्वास है। ट्रैफिक को लेकर कई दुर्घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर ना होने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। अन्य यहाँ से जो है जो सामान आता है, ईंट, सीमेंट, वो भी सड़कों में ही जो है पलटी होता रहता है, जिससे 24 घंटे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और देहरादून रोड पे भी आपने देखो बड़े बड़े ट्राले सीमेंट के खड़े रहते हैं, क्योंकि न तो उनके लिए कोई अस्थायी पार्किंग है, न अस्थायी पार्किंग की हमने कई बार डिमांड कर चुके हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई उन पर। तो वो सड़कों में खड़े रहते हैं, जिससे आम आदमी चोटिल हो रहा है, आम आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। कहीं शादियां होती हैं तो ट्रक खड़े रहते हैं रोड पे, तो आम आदमी को छोटी गाड़ी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो फिर उससे तब आदमी सबक लेगा। तो ये बहुत, देहरादून रोड में आपने देखा होगा कितनी बड़ी दुर्घटना है, कि जो है समय बहुत खराब चल रहा है। ओवर स्पीड गाड़ियां आप देख रहे हो देहरादून में कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, हिट एंड रन के कितने मामले हो गए। तो उसको लेकर हम ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया है, और उम्मीद है कि सरकार इसमें जल्द ही जो है अपने डिसीजन लेगी। और दूसरा जो है हमने एक विषय और जो है हमारा, हाँ, दूसरा विषय हमारा, एक तो हमने ट्रांसपोर्ट नगर का, दूसरा विषय हमारा जो है टैक्स बकाया को लेकर है। टैक्स बकाया को लेकर जो वाहन रोड से हट चुके हैं किसी भी प्रकार से, कई वर्षों से, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कहीं पे, और उनके मालिकों को टैक्स बकाया का राजस्व के द्वारा
तहसील के द्वारा टैक्स बकाया रिकवरी की जा रही है। तो कुछ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो पर्चियां खो दी, जैसे नंबर गिर गए या गाड़ी गिर गई, गाड़ी उठाई नहीं, मोटर मालिक भी मर गया, उस पे जो है कई केसेस ऐसे चल रहे हैं। तो हमने सरकार से एक निवेदन किया है कि एक प्रभावी वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना लागू की जाए, ओटीएस योजना के लागू की जाए और कुल बकाया का 50% छूट प्रदान की जाए वन टाइम सेटलमेंट में, और समस्त पेनल्टी पूर्ण रूप से शून्य की जाए। दुर्घटना हो चुके तथा अस्थायी रूप से संचालन से बाहर वाहनों की योजना के अंतर्गत विशेष राहत दी जाए। जिन वाहन स्वामियों की मृत्यु हो चुकी है या किसी त्रुटिवश कर जमा नहीं हो पाया है, उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित कर राहत प्रदान की जाए। प्रत्येक जिले में टैक्स बकाया वाहनों की समुचित जांच पड़ताल रिपोर्ट तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में कर बकाया स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए तिमाही क्वार्टर टैक्स तक कर जमा न होने पर संबंधित वाहन को पकड़ने एवं वसूली हेतु जिला स्तर परिवहन विभाग के स्पष्ट रूप में निर्देश दिए जाए। और केयर ऑफ एड्रेस में भी उत्तराखंड में जो है बिल्कुल बैन लगे। अगर कोई गाड़ी कोई बहुत मजबूरी से कोई रजिस्टर्ड यहाँ पे कर रहा है तो उसमें विधिवत रूप से एक एग्रीमेंट के रूप में जो है, पहले तो हम उसका विरोध करते हैं पूरा। अगर सरकार को हमारी बात नहीं माननी है तो हम विधिवत रूप से उसका जो एग्रीमेंट होगा यहाँ पे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी कि एक आदमी के एड्रेस में 100 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है। अभी उनकी भी जांच चल रही है, वो भी आपके सम्मुख रखा जाएगा कि भाई एक गाड़ी एक आदमी के एड्रेस पे 1000 गाड़ी जो है या 100 गाड़ी जो है यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड हो रखी है, और जो टैक्स बकाया उत्तराखंड का जो टैक्स लेकर चोरी करके भाग गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी इसकी भी आपके सामने आरटीआई के माध्यम से खबर लेकर बताया जाएगा। तो बहुत निवेदन है सरकार से कि वन टाइम, मैं परिवहन मंत्री जी को आज ये पूरा अवगत कराया इन मामलों में कि वन टाइम सेटलमेंट योजना निकालकर ये चीजें सारी खत्म की जाए और नए सिरे से जो है इनका विधिवत रूप से जो है पालन कराया जाए। दूसरा विषय हमारा, उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय मार्गों पर निर्धारित मानकों एवं परमिट शर्तों के विरुद्ध भारी वाहनों के अवैध संचालन एवं संबंध में वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र। और दूसरा विषय हमारा ये है, तीसरा विषय हमारा ये है कि जो पर्वतीय राज्यों की नीतियां हैं 18,500, 16,200, 166 बिलवेस जो गाड़ियों के मानक बने हुए हैं, वही मानक जो है उन्हीं मानकों के अनुसार जो है एक तो गाड़ी चलाई जाए। दूसरा जो है जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, खनन विभाग हो गया, फूड कॉरपोरेशन हो गया, सीमेंट फैक्ट्रियां हो गई, ईंट के भट्टे हो गए, रेलवे प्रोजेक्ट हो गया, जो डैम साइड हो गए, बाहरी राज्यों से जो काम करने यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो उनका एक प्रॉपर रूप से इंडक्शन हो गाड़ियों का। और संबंधित परिवहन विभाग, माना टिहरी जिले में कोई प्रोजेक्ट है तो संबंधित परिवहन विभाग से एक एनओसी उसकी लागू की जाए कि भाई ये गाड़ी यहाँ पे चलने के लिए वैध है, ये गाड़ी यहाँ का टैक्स दे रही है, और चाहे वो कहीं का भी है, वो पूरे देश में कहीं का भी बंदा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको ये है कि वो गाड़ी वहाँ पे टैक्स पेयर होनी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ का होना चाहिए, और परिवहन विभाग के एनओसी के बिना किसी भी प्रोजेक्ट में गाड़ी न लगे। ये हमने परिवहन मंत्री जी से ये निवेदन किया है। एक वो एसओपी जारी कर देंगे और वैध परमिट उत्तराखंड के देय भुगतान प्रमाणित उसे संचालन की अनुमति न दी जाए, और सभी विभागों में जो है एक लेटर दिया जाए कि भाई बिना एनओसी के कोई भी वाहन कहीं पर भी जो है काम नहीं करेगा जहां जहां इंडक्शन हो रहा है। ये हमने जो है ये निवेदन भी सरकार से हमने किया है। और एक निवेदन हमने, चौथा निवेदन हमारा ये था कि परिवहन प्रणाली हमारे उत्तराखंड के अंदर अन्य राज्यों की जितनी भी गाड़ी आ रही है, जो नेशनल परमिट, राष्ट्रीय परमिट जो गाड़ियां होती हैं, नेशनल परमिट गाड़ियां होती हैं, तो जो राज्य हमसे जितना टैक्स ले रहा है, हमारा राज्य भी उससे उतना टैक्स ले।
ये हमारा जो है वो राज्य हमसे उतना ही टैक्स ले जितना राज्य हमारा ले रहा है। इसमें पंजाब राज्य ऐसा है कि हमसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रहा है, वो कई गुना ज्यादा ले रहा है, जिससे हमारी गाड़ियां पंजाब की तरफ जो हमें काम मिलता है तो उसमें हमारी गाड़ियां काम नहीं कर पाती, क्योंकि बीच में टैक्स इतना है कि मतलब उतनी बुकिंग नहीं जितना टैक्स है। तेल का खर्चा, अन्य खर्चा लगाकर उतना खर्चा नहीं आता जितना जो है टैक्स पड़ जाता है उसको। तो इस पर जो है हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और माननीय परिवहन मंत्री जी को हमने ये पूरा अवगत कराया है कि आपको इस चीज में जो है, भाई हम कहते हैं अगर वो टैक्स ठीक बराबर लेता है तो ठीक है, नहीं लेता उस पर भी उतना टैक्स लगाओ जितना वो हमारे राज्य की गाड़ी से ले रहा है। समान व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम 100 रुपये ले रहे हैं तो वो हमसे 100 रुपये ले, यानी हम 100 रुपये ले रहे हैं वो हमसे 1000 रुपये ले रहा। तो सरकार किस बात की, परिवहन विभाग किस बात का? जो परिवहन विभाग हमें इन चीजों से बचा नहीं सकता है, हमारी पैरवी नहीं कर सकता है, या हमें उत्पीड़न होने से बचा नहीं सकता है, तो विभाग किस बात का? तो विभाग पे भी सवाल है कि उन पर कार्रवाई की जाए जो हमें टैक्स प्रणाली में जो है समान व्यवस्था भी लागू नहीं करते हैं। और दूसरी बात, टैक्स के विषय में जो है हमने परिवहन मंत्री जी को ध्यान आकर्षित उनका ये किया कि पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब और हिमाचल जो हम बीच में हैं, चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उस पे आप जो है टैक्स देखिए कितना है। हाँ, 125 रुपये टन है, और हमारे यहाँ जो है चौथी बार टैक्स बढ़ गया और 280 से 325 रुपये पर टन के हिसाब से टैक्स बन रहा है, जिससे हम टैक्स दे दे के जो है हमारे बुरे हाल हो चुके हैं। ऐसी जो है बसों में, टैक्सी में, पर सीट में जो है टैक्स जो बढ़ने वाली जो नीति है, 4 बार जो है टैक्स बढ़ गया है। तो हमारा एक विनम्र अनुरोध है सरकार से, एक तो ये टैक्स, हर साल टैक्स बढ़ाने की नीति बिल्कुल बंद की जाए, और अन्य राज्यों की अपेक्षा अन्य राज्यों की एनालिसिस किया जाए कि भाई हरियाणा में कितना टैक्स है, उत्तर प्रदेश में कितना टैक्स है, आपके हिमाचल में कितना टैक्स है, और पंजाब में कितना टैक्स है। एक अपेक्षा करके जो है आप यहाँ पे जो है उसका पूरा एनालिसिस करके एक टैक्स थोपने की जो है हमारे परिवहन कारोबारी को, इसमें बहुत लोग नाराज है। परिवहन क्षेत्र में भी जो 10 से 15 लाख लोग हैं जो इस नीति से बिल्कुल खुश नहीं है। तो टैक्स हमारा जो है बिल्कुल वो बढ़ने वाली नीति खत्म होनी चाहिए, और अन्य राज्यों से टैक्स को एक बैठक करके, उच्च स्तरीय बैठक करके इस पर डिसीजन लिया जाए। हर वर्ष जो है टैक्स बढ़ाने की नीति समाप्त की जाए, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए कर पर परिवहन व्यवसाय अस्थिर हो चुका है। हमारा व्यापार बिल्कुल अस्थिर हो चुका है, अस्थिरता आ गई हमारे पास। इतने टैक्स हम कैसे करेंगे? दूसरा, उसी टैक्स को लेकर अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को पूर्ण रूप से वसूली सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य को राजस्व की हानि ना हो। टैक्स पर जो है पूरी, हम ही नहीं कहते कि टैक्स राज्य की आजीविका है, राज्य के विकास कार्यों की आजीविका है, लेकिन टैक्स के पैसों को दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए। टैक्स सबसे बराबर वसूल होना चाहिए। यानी आपने उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों में बना दिए नियम, और अन्य राज्यों में बोल रहे हैं आप आओ आओ बिना टैक्स के जाओ, आओ बिना टैक्स के जाओ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जिससे उत्तराखंड राज्य को टैक्स की बहुत ज्यादा जो है चोरी हो रही है, और जिसे उत्तराखंड को जो है राज्य परिवहन विभाग को जो है इसे फैसला लेना पड़ेगा, परिवहन मंत्री जी को फैसला लेना पड़ेगा। और टैक्स चोरी रोकने पर सख्त निगरानी एवं प्रभावी प्रवर्तन व्यवस्था लागू। ऐसा ना हो कुछ समय बाद हमको सड़कों में उतरना पड़े और हमको बताना पड़े कि इस गाड़ी का टैक्स यहाँ पे इतना है, हमारी गाड़ी का टैक्स यहाँ पे इतना है, पेनाल्टी इतनी है, टैक्स इतना है, हमको कुछ समय बाद बताना न पड़े परिवहन विभाग को। तो परिवहन विभाग इस पे ध्यान करे, पड़ोसी राज्य वाला जो टैक्स में जो है वो करे। टैक्स चोरी पे बिल्कुल उत्तराखंड में सख्त कानून बने, और समान व्यवस्था से जो है टैक्स का काम किया जाए। और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न है। पर्वतीय मार्ग, प्राकृतिक आपदाओं, बरसात, भूस्खलन एवं कठिन रास्तों के कारण यहाँ परिवहन संचालन की लागत पहले से ही अत्यधिक है। यदि टैक्स नीति में सुधार नहीं किया गया तो राज्य के हजारों वाहन स्वामी एवं उनके परिवार गहरे आर्थिक संकट में आ सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के हित में उचित निर्णय लेते हुए उपरोक्त बिंदुओं पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान हमने इस तरफ भी आकर्षित किया। तो साथियों, 5 मुद्दों को लेकर
बहुत समय से जो है परिवहन मंत्री हमें मिले हैं, तो मुद्दे भी स्वाभाविक है कि बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आज तक किसी मुद्दों का निस्तारण हो नहीं पाया है। बस अड्डे में ट्रांसपोर्ट नगर की मुद्दा तो आई गया। और एक जो प्रमुख मुद्दा है उत्तराखंड का, पर्वतीय मार्गों पर माल वाहक वाहनों की क्षमता सीमा में भेदभाव समाप्त करने, परमिट में 16,200 किलोग्राम की शर्त हटाने तथा अन्य राज्यों के भारी वाहनों पर प्रतिबंध टैक्स वसूली सुनिश्चित करने हेतु निवेदन। तो इसमें भी हमने जो है बहुत लंबे समय से हमारी मांग है। वर्तमान में उत्तराखंड में परिवहन व्यवसाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे राज्य के माल वाहक वाहनों पर परमिट पर 16,200 किलोग्राम यानी 16 टन 2 कुंटल टन क्षमता की सीमा लागू है। पर्वतीय क्षेत्रों में लंबाई चौड़ाई एवं भार क्षमता को लेकर पासिंग वाहनों में अत्यधिक कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके विपरीत अन्य राज्यों के राष्ट्रीय परमिट नेशनल परमिट वाले वाहन उत्तराखंड के पर्वतीय मार्गों पर 55 टन की क्षमता के साथ संचालित हो रहे हैं। या ये वाहन न केवल सड़कों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ा रहे हैं। कई बार ऐसे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके जिनका प्रमाण प्रशासन तक पहुंच गए हैं। समस्या का सार या समाधान, उत्तराखंड के वाहन स्वामियों की परमिट शर्तें कठोरता से लागू होती हैं, जबकि अन्य राज्यों के वाहनों पर वही शर्तें लागू नहीं होती हैं। तो हमारे परमिट पे आपने लिख दिया कि आप इतना वजन लेके जाएगी और इतने लंबाई चौड़ाई में गाड़ी चलेगी, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, जो नेशनल परमिट गाड़ी आपके यहाँ आ रही है, जो पहाड़ों में आ रही है, 55 टन तक की गाड़ी आप लोग पहाड़ों में चला रहे हो, और बहुत अधिक व्हीलबेस जो 166 व्हीलबेस यहाँ पे पास है, कई अधिक व्हीलबेस की गाड़ियां आप लोग जो है संचालन करा रहे हो। तो इसको लेकर परिवहन कारोबारी बहुत लंबे समय से सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर इसका जो है एक आंदोलन भी हुआ, 5 दिन की हड़ताल भी। तो हड़ताल में हमें आश्वस्त किया गया कि भाई आपके मुद्दों का बिल्कुल आपके जेन्युइन मुद्दे हैं और बिल्कुल आपके राज्य हित में मुद्दे हैं, राज्यवासियों के हित में मुद्दे हैं, लेकिन केवल मीठी मीठी बातें करके हमको बरगलाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया। कुछ लोगों के नेतृत्व के कमजोर होने के कारण हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। आज तक वो मामले शासन में ऐसे लटके हुए हैं। तो अन्य राज्यों के भारी वाहन बिना टैक्स दिए उत्तराखंड में संचालित हो रहे हैं, जिससे राज्य को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में वाहनों के पेलोड बढ़ाया गया, संशोधन किया गया था, परंतु उसका लाभ उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को आज तक नहीं मिल पाया। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। केंद्र सरकार ने 2017 में जब गडकरी जी परिवहन मंत्रालय गडकरी जी के हाथ में गया था, तो उन्होंने लंबे समय से जो है 90 कुंटल था वजन, तो उन्होंने लंबे समय से पेलोड बढ़ाया गाड़ी का। पूरे जो गाड़ियां 16,200 से ऊपर से 55 टन तक की गाड़ियां हैं, लेकिन साथियों उस पर आज तक हमको उसका लाभ नहीं मिला। आज भी हमारे परमिट पर वही मोहर लग रही है 16,200 की, और हमारे परमिट पर स्पष्ट लिखा जा रहा है कि 166 व्हीलबेस की गाड़ियां पर्वतीय राज्यों में पास है। तो इसी क्रम में हम लोग जो है 18 पर्वतीय मार्गों पर उत्तराखंड के वाहनों में हेतु 18,500 किलोग्राम क्षमता या केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत संशोधन अनुसार लागू किया जाए। जो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया आप उसको लागू करो। आप एक तरफ आप 16,200 पे अटके हो, दूसरी तरफ आप 55 टन की गाड़ी भेज रहे हो। ये कहाँ का न्याय है उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के साथ? कहाँ का न्याय है बताइए? एक तरफ आपने जो है अपने जो हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट है, जो यहाँ पे टैक्स पेयर है, जो 325 रुपए टन टैक्स दे रहे हैं, उनको आपने बांध दिया 16 टन में और 166 व्हीलबेस में। और नेशनल परमिट गाड़ी हमें क्या दे रही है? साल भर में 5,000 रुपए, साल भर में उसको आपने पूरी छूट दे दी। 55 टन माल ले आएगा, जितनी लंबी गाड़ी होगी उतनी चलेगी। ये कहाँ का न्याय है? हम न्याय के लिए लगातार सड़कों पे हैं, आंदोलनरत हैं, और बार बार हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए आज हमने जो परिवहन मंत्री महोदय के समक्ष अपनी बात समस्या रखी है, और राष्ट्रीय परमिट एवं अन्य राज्यों के वाहनों पर वही लंबाई चौड़ाई भार संबंधित शर्तें लागू की जाए जो उत्तराखंड के वाहनों पर हैं। हम भी चाहते हैं कि जो उत्तराखंड के पर्वतीय वाहनों पर जो लागू हैं, जो नियम है यहाँ के पुलों के हिसाब से, रोड के हिसाब से, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति वही लागू नेशनल परमिट गाड़ी पे लागू। एक तरफ 55 टन की गाड़ी जा रही है, एक तरफ 16 टन की जा रही है, तो इससे हम प्रतिस्पर्धा कैसे करें? हमारे व्यापारी सर्वाइव कैसे करेगा?
तो बहुत बड़ा संकट परिवहन कारोबारियों के ऊपर है। उत्तराखंड के परिवहन का चालान हमारे हो रहे हैं, उनके हो नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी ओवरलोड के बता दें 1 टन में 1 क्विंटल में भी चालान हो जाता है हमारा। और कितनी फोर्स आपने हमारे पीछे लगा दी, काली वर्दी, नीली वर्दी, सफेद वर्दी, इससे भी हमको निजात दी जाए। हमको एक व्यापारिक दृष्टि से चश्मे से देखा जाए, यानी कि इसको एक ऐसी नजर से न देखा जाए जो हमेशा लूट खसोट का जो है, एक लूट खसोट की दृष्टि से जो हमारे परिवहन कारोबारियों को न देखा जाए। और उत्तराखंड में बिना टैक्स चल रहे अन्य राज्यों के वाहनों पर सख्त कार्रवाई कर टैक्स चोरी रोकी जाए। आपने हमारे ऊपर, जो उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी हैं, हमारे ऊपर आपने टैक्स पेनाल्टी कर दी। माना हमने एक दिन भी लेट किया तो 50 रुपए, दूसरे दिन लेट किया फिर 100 रुपए, तो और 1 साल लेट गया तो 1 साल का पूरा पैसा हमें जमा करना पड़ेगा विद पेनाल्टी के साथ में। लेकिन सवाल ये है कि जो परिवहन, जो अन्य राज्यों के वाहन यहाँ पे टैक्स चोरी करेंगे, उनके लिए आपने कितने कानून चेंज किए, कितने कानूनों में बदलाव किया, कितने कानून आपने चेंज किए, यही बहुत बड़ा सवाल है परिवहन विभाग उत्तराखंड से। बहुत बड़ा सवाल है ये। तो आपने केवल हम पे थोपा और हमें जो है चालान भी हमारे किए, सीज भी हमारी गाड़ियां करी, सब कुछ कानून हमारे ऊपर करा। अन्य राज्यों के वाहनों में आपने क्या आपने डिसीजन लिया, आप, ये हमारा सवाल है। परिवहन व्यवसाय को संरक्षण देने हेतु उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को राहत प्रदान कर रोजगार सृजन की बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी लंबे समय से इस भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो राज्य का परिवहन व्यवसाय समाप्ति की ओर चला जाएगा। हमें आपसे पूर्ण आशा और आप इस विषय को आशा है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक निर्णय प्रदान करेंगे। ये हमने परिवहन मंत्री महोदय को जो है आज के इस उसमें जो है हमने जो उद्घाटन क्षेत्र में जो है उद्घाटन समारोह में 4 धाम यात्रा का, उस पर हमने जो है सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और समय समय पे हमारी संस्थाएं, जो टैक्स चोरी उत्तराखंड में हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, उसका भी हम बहुत जल्दी आपके सामने खुलासा करेंगे। और कहाँ कहाँ पर हमारे उत्तराखंड के जो परिवहन कारोबारियों को जो भेदभाव, इस भेदभाव के कारण कहाँ कहाँ पे उनका जो है हनन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ से जो है नेशनल परमिट गाड़ियाँ लगातार 39 टन, 25 टन, 40 टन, 55 टन तक गाड़ियाँ जो है खाद्यान्न, श्रीनगर में खाद्यान्न ढो रही हैं और शिमली में खाद्यान्न ढो रही हैं, और जिन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, जिससे हमें लगातार नुकसान हो रहा है। हमारे कई यहाँ लोकल ठेकेदार भी यहाँ काम करते थे खाद्यान्न में, उनके साथ गाड़ी वाले भी जुड़े हुए थे, बहुत लंबी चेन जुड़ी हुई थी। लेकिन आज 2015 से 25 तक हमको लड़ते लड़ते हो गया, लेकिन इनमें कोई आज तो कोई सरकार ने कोई कान में जू नहीं रहेंगी। तो आज हमने जो है अब इन मुद्दों को लेकर हम जरूर बहुत जल्दी जो है न्यायालय के और भी रुख अपना करेंगे, क्योंकि समय ऐसा है कि अब परिवहन कारोबारियों को किसी रूप से जो है बचाया जाए और उनके हक, उनके अधिकारों की जो है लड़ाई लड़ी जाए। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आता है जल जंगल जमीन के लिए, हमारे लोग यहाँ पे जल जंगल जमीन भी देते हैं, अपना जल भी देते हैं, जंगल भी देते हैं, जमीन भी अपने न्यौछावर करते हैं उसमें, तब जाके बड़े बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट बनते हैं। हालांकि वो हमारे ही हैं, लेकिन राष्ट्र के हैं, हमारे देश के हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं, लेकिन वहाँ पे जो काम करने का जो अधिकार है वो उनका है, जो वहाँ पे जल, अपनी जमीनें, अपनी सब कुछ दे रहे हैं, तो उनका अधिकारों का हनन हो रहा है। और टैक्स चोरी करने, जब हम पे इतने नियम हैं, हम नियमों का सम्मान करते हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए क्यों है? जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, उत्तराखंड के परिवहन करने वाले लोग हैं, वो अन्य राज्यों की गाड़ियों को आपने क्यों नहीं अभी तक किया? खनन में ऐसी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं जो यहाँ पे टैक्स चोरी कर रही हैं लगातार। अभी उनकी भी रिपोर्ट आपके सामने, आपके सम्मुख रखा जाएगा और आरटीआई के माध्यम से उनको अभी जो है बताया गया है, उन गाड़ियों की लिस्ट ली गई है। फिर परिवहन विभाग से भी उनका जो है आरटीआई ली जाएगी। परिवहन आपके समक्ष ये बात रखी जाएगी कितने टैक्स उन्होंने चोरी किए यहाँ पे। और नेशनल परमिट गाड़ी राज्य से राज्य चलना, एक इस राज्य की करोड़ों रुपए की जो है टैक्स चोरी यहाँ पे हो रही है। और गवर्नमेंट हम पे जो है हर साल, आज चौथी बार हमारा टैक्स बढ़ गया, 4 बार टैक्स बढ़ गया, हमारा टैक्स बढ़ाई जा रही है, टैक्स बढ़ाई जा रही है। अरे आपने कोई परिवहन कंपनियों से इसकी सलाह लिया, कोई सुझाव लिया आपने? उत्तराखंड में इतने परिवहन यूनियन है, इतने यूनियन है, इतने, भाई आपके क्या समस्याएं हैं, आपका क्या, आपका इसमें परमिट को लेकर। और यहाँ पे जो है अभी राजधानी से हमारे की डायरेक्ट बस सेवाएं नहीं है, कितनी दुख की बात है। डायरेक्ट आज उत्तराखंड राज्य, छोटा सा राज्य उत्तराखंड, यूपी से निकला हुआ एक टुकड़ा है,
छोटा सा राज्य, लेकिन आज डायरेक्ट राजधानी से हमारे पास वो नहीं है। डग हमारे आप परमिट दिए जा रहे हो, आप ऑटो वालों को परमिट दिए जा रहे हो। इन देखो शहर में कितने की आवश्यकता है, कितने ऑटो की आवश्यकता है, कितने आवेदन है, किस रूट पे पहले चलाएंगे, वो पहले अपनी बात खोलेंगे ना, हम इस रूट पे चलाएंगे, फिर उसमें सर्वे होना चाहिए कि इस रूट पे कितने चल सकते हैं। यानी कि आपने चलने की क्षमता थी उसमें 10, आपने 100 दे दिए, आपने अपना रजिस्ट्रेशन फीस लिया, आप अपने घर बैठ गए, वो रोड पे एक्सीडेंट कर रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी को गिरा दे रहे हैं, कभी किसी को कुछ कर दे रहे हैं। तो ये ई रिक्शा होगा, चाहे ऑटो रिक्शा, चाहे विक्रम होगा, सबसे सुझाव लेकर जो है परिवहन विभाग काम करे। और बसों को कितने परमिट देने चाहिए, ट्रकों को कितने परमिट देने चाहिए, नेशनल परमिट गाड़ी यहाँ पे किस शर्त के अनुसार चलेगी, कोई शर्त नहीं लगाई आपने, शर्त लगाई आपने केवल हमारे ऊपर, उत्तराखंड के परिवहन कार्यभार के ऊपर। तो साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आपको सारी जितने भी हमने आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को व माननीय परिवहन मंत्री जी को दिए हैं, उनको आपको अवगत करा दिया जाएगा। और लगातार आप हमसे जुड़िए और इस खबर को जो है अधिक से अधिक परिवहन कारोबारियों के बीच में पहुंचाइए। और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। आपका शोषण, आपका उत्पीड़न, आपकी समस्याएं परिवहन नीतियों को लेकर, कहीं तक भी हमें जो है केंद्र की नीतियों को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर, कई चीजों को लेकर जो भी समस्याएं आपकी होंगी, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन पूरे प्रदेश भर में जो है आपके इन समस्याओं को लेकर आगे चलेगा। और समय समय पे जो है आपको इन सोशल मीडिया के मंच से आपको सारी बातें अवगत कराएगा। और समय समय पे हम सब जगह अपनी जो है बात रखेंगे और न्यायालय के समक्ष हम कुछ मुद्दे अपने ले जाएंगे जिनमें हमें दिक्कत हो रही है उस स्थानीय परिवहन कारोबारियों को। तो साथियों, आज जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अवगत कराया है, अब उसको हम जो है पूरा लेटर आपको देंगे, ग्रुपों में शेयर कर देंगे, जो भी हमारी मांग जो है सरकार से है। और आप भी, मेरी सभी यूनियन से यही अनुरोध है कि आप भी अपने पत्राचार जरूर करें सरकार को, जो भी आपकी आवश्यकता है। और ऑल उत्तराखंड तो लगी हुई है ही, हमारा जो है वेलफेयर का ही हमारा जो है रजिस्ट्रेशन है। हमारी यूनियन का जो है उद्देश्य केवल परिवहन कारोबारियों के वेलफेयर के लिए, ड्राइवरों के वेलफेयर के लिए, कंडक्टरों के वेलफेयर के लिए, कोई उत्पीड़न कहीं पे ना हो, तो वहाँ पे आपको ऑल उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट हमेशा खड़ा मिलेगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऋषिकेश शहर को, जो उसकी असली पहचान है, उसको ट्रांसपोर्ट नगर बनाकर सारी शहर की जो जितनी भी भीड़, पॉपुलेशन और वर्कशॉप है, उनको बाहर करके एक सुंदर शहर के रूप में जो है उसको विकसित करेंगे और यहाँ के व्यापार को विकसित करेंगे। इसकी पहचान पूरे विश्व भर में है, क्योंकि तपोवन हमसे लगाया, पूरे विश्व भर में जो है तपोवन की पहचान है। तो पहचान को जो है और अधिक अच्छा बनाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रहेगा। होटल के लिए पार्किंग भी रहेंगी, होटल यात्री आएगा, उसको गंगा स्नान करेंगे। यहाँ पे हमारे बहुत पवित्र स्थान है। तो इसकी जो है मूल स्वरूप के लिए बस अड्डे का जो मूल स्वरूप है, सामने 14 बीघा, इधर से ऋषिकेश, बच्चों का आना जाना, बहुत सारी समस्याएं वहां पर रहती। तो उन समस्याओं को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर जरूर ध्यान देंगे। चुनाव वर्ष है, ये काम हो गया तो आप देखो कि ऋषिकेश की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और डायरेक्ट यात्री, अब आपने डायरेक्ट ट्रेन आपने यहाँ तक लगा दी है, लेकिन पार्किंग के लिए आपका जगह नहीं है, तो यात्री घूमेगा कैसे? मैं सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हरिद्वार तक ट्रेन आती थी, अब बहुत डायरेक्ट ट्रेनें यहाँ तक आ गई हैं, अब कर्णप्रयाग तक भी जाएंगे आने वाले टाइम में, तो उसके लिए सरकार का धन्यवाद। लेकिन उन यात्रियों को जो है हम लोग कैसे ऋषिकेश शहर से दर्शन कराएंगे, कैसे माँ गंगा के जो है उन्हें दर्शन कराएंगे, कैसे यहाँ पे जो चीज स्वरूप है ऋषिकेश का, उसको कैसे दर्शन करेंगे, ये आपके सरकार के सहयोग के बिना होना इसका संभव नहीं है। जब तक एक ट्रांसपोर्ट नगर ऋषिकेश में नहीं हुआ, तब तक ये संभव नहीं है। काफी जनप्रतिनिधियों ने भी ये बात उठाई है। हमारे कई युवा नेता हैं, प्रतीक काले जी, जो व्यापारियों के भी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, और युवा नेता, युवा संकल्प उन्नत हिमालय, यही विकल्प। तो युवाओं को जब ये लोग ये विषय उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं विचार करेगी। और इन मुद्दों पर जो मैंने सरकार के जो परिवहन कारोबारियों की जो समस्या रखी है, इन मुद्दों पर भी जो है परिवहन मंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद और भरोसा और विश्वास है। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। जितना समय आपको लिया इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और इस वीडियो को जो है परिवहन कारोबारियों को जागरूक करने के लिए, जो हमारी मूलभूत समस्याओं को रखने के लिए आप अपना समस्याएं रखिए और सरकार से काम कराइए और मिलकर काम कराइए, एकजुट रहिए, एकमुट रहिए। तो यही आज का ये संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार, जय श्री राम।